आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसिड रेन के ऊपर। ठीक है, कि एसिड रेन क्या होती है, किस तरह से फॉर्मेशन होती है और इसके क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं। सबसे पहले तो प्रेजेंस ऑफ एसिड रेन का जो लिटरली मीनिंग देखें तो इसका मतलब है प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव एसिड्स इन रेन वाटर के अंदर अगर एसिड्स की प्रेजेंस ज़्यादा हो तो उसको हम कहते हैं कि वो हमारी एसिड रेन है। एसिड रेन जो है वो एक मिक्सचर है मेनली H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड का और नाइट्रिक एसिड का, HNO3 का। अब इनकी जो रेशो है इन दोनों एसिड्स की वो वेरी कर सकती है अपनी रिलेटिव क्वांटिटीज़ की बेस पे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्साइड्स बने होते हैं सल्फर के और नाइट्रोजन के। हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, वो मेन कंट्रीब्यूटर है। उसकी परसेंटेज है 60 to 70%। ठीक है, जो कि एसिड की प्रेसिपिटेशन करता है। और नाइट्रिक एसिड उसका जो रैंक है वो सेकंड है। उसकी वजह से जो प्रेसिपिटेशन होती है वो होती है 30 to 40%। और जो थर्ड कंट्रीब्यूटर है वो हमारा HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इन एसिड्स की वजह से जो रेन की जो पीएच है वो लो हो जाती है। ठीक है, और जब रेन वाटर की पीएच जो है लेस देन 5.6 हो तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारी एसिड रेन है। केमिकली स्पीक करें तो जो न्यूट्रल पीएच है वो होती है हमारे पास 7। ठीक है, अगर हम केमिस्ट्री देखें प्रेसिपिटेशन की तो पीएच वैल्यू अगर बिलो हो 5.6 से तो उसको एसिडिक कंसीडर किया जाता है। अब ये इस वजह से होता है लोअरिंग ऑफ पीएच की वजह से। और ये होता क्यों है? क्योंकि डिसोल्यूशन हो जाती है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड की रेन वाटर के अंदर और उसकी वजह से कार्बोनिक एसिड जो है वो बनता है। अब पीएच वैल्यू 5.6 पे या फिर उसके अबव कंसीडर किया जाता है कि वो एसिडिक है, और वो एसिडिक होती है CO2 की वजह से। बिलो 5.6 इसको कंसीडर किया जाता है कि वो मैन मेड एसिडिटी है। अब जो ऑक्साइड्स होते हैं सल्फर के और नाइट्रोजन के, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है कि ये मेन कंपोनेंट्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं एसिड रेन के। अब इनकी रिलेटिव कंट्रीब्यूशन देखी जाए एसिड रेन की तो वो अभी तक इतनी क्लियर नहीं है, क्योंकि इनकी जो नेचर है वो काफ़ी कम्प्लेक्स है, इनके ट्रांसपोर्ट होने की और इनकी कम्प्लेक्सिटी की, कि वो किस तरह से रिमूव होते हैं रेन वाटर से। एक दफ़ा ये जो ऑक्साइड्स है वो शामिल होके एसिड के साथ नीचे आ गए, ठीक है, रेन वाटर के साथ, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि हम उनको इन्वायरमेंट से रिमूव कर सके। ये ऑक्साइड्स जो ट्रैवल कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है, और इस जर्नी के दौरान ये काफ़ी फिज़िकल और केमिकल चेंजेस भी ले आते हैं अपने अंदर। ठीक है, और जो इनको ज़्यादा हैज़र्डस प्रोडक्ट्स बनने पे मजबूर कर देता है। हैज़र्डस का मतलब होता है नुकसानदेह। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये जो एसिड रेन है ये ना सिर्फ एक मैन मेड प्रॉब्लम बन चुकी है ये, बल्कि एक इकोलॉजिकल प्रॉब्लम बन चुकी है। हिस्ट्री देखी जाए, हिस्ट्री क्या है एसिड रेन की, तो ज़्यादातर जो एसिड्स हैं वो आते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। ठीक है, और कुछ एसिड जो हैं रेन के अंदर वो शामिल होते हैं वोल्केनोस से, स्वैम्प से और प्लैंकटन से। उसके अलावा जो पास्ट 200 ईयर्स हैं एसिड रेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ आया। एसिडिटी जो है मेनली एसोसिएट होती है ट्रांसपोर्ट और सब्सिक्वेंट डेपोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन और उनके ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट्स। ये जो ऑक्साइड्स हैं ये अब प्रोड्यूस कैसे होते हैं? ये प्रोड्यूस होते हैं कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल से, स्मेल्टर से, पावर प्लांट से, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से और डोमेस्टिक फायर से। अब इनकी एक्यूमुलेशन हो गई इन ऑक्साइड्स की। ठीक है, ये सबसे पहले रिपोर्ट की गई थी स्वीडिश लेक्स के अंदर और रिवर्स के अंदर। जो एसिड रेन की प्रॉब्लम है वो इंक्रीज हो चुकी है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग की वजह से। उसके अलावा
जो पावर जनरेशन है उनकी वजह से ये कंट्रीब्यूट करती हैं। जो पावर जनरेशन हैं 60 to 70% ऑफ टोटल SO2 इमिटेड ग्लोबली। उसके अलावा जो इमिशंस आ जाती हैं NOx की एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज की वजह से, उनकी रेंज है 20 to 90 बिलियन टन्स एनुअली ओवर द ग्लोब। इतने मिलियन टन जो है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो रिलीज हो रहे हैं। उसके बाद जो एसिड रेन थी वो सबसे पहले फाउंड की गई थी मैनचेस्टर, जो कि सिटी है इंग्लैंड का। उसके अलावा 1852 के अंदर 1852 में रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने ये फाउंड किया कि रिलेशनशिप बिटवीन एसिड रेन और एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। उसने ये फाइंड किया कि एसिड रेन और एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के दरमियान कोई ना कोई रिलेशन है। इसकी वजह से जो एसिड रेन है उसको कंसीडर किया जाता है कि वो डिस्कवर हुई 1852 में। ठीक है, ये 1960s के बाद साइंटिस्ट ने ये शुरू किया कि वो ऑब्जर्व करें और स्टडी करें इस फिनोमिना को। कैनेडियन हेरल्ड हार्वे ने, वो सबसे पहले इंसान था जिसने रिसर्च की डेड लेक पे। ठीक है, और उसने कहा कि ये जो डेड लेक है ये है एसिड रेन की वजह से। उसने इसके ऊपर रिसर्च किया और इसके ऊपर काफ़ी स्टडी किया। फिर उसके बाद डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे कि टॉल स्टेक्स, ठीक है, वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं कि देखते हैं कि ये पोल्यूटेंट्स जो हैं किस इंटेंशन से रिलीज़ किए जा रहे हैं, और ये एयर पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो लोकली किस तरह से कॉज होती है। लेकिन जो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स हैं जैसे कि SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, वो इमिट होते हैं अबव द इन्वर्जन लेयर। ठीक है, और उसके अलावा ये ट्रांसपोर्ट होते हैं 1000 किलोमीटर बाय प्रिवेलिंग विंड से। अब एसिड डेपोजिशन की बात की जाए तो ये एक रीजनल प्रॉब्लम है ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। ठीक है, और दूसरे दुनिया के दूसरे पार्ट्स के अंदर भी ज़्यादातर ये जो रीजियंस हैं ये डाउनविंड होते हैं, कोल बर्निंग की वजह से, पावर प्लांट्स की वजह से, फैक्ट्रीज, मेटल्स, इन सब की वजह से। अब इनमें जो एसिड रेन की जो रेंज है वो देखी गई 4.2 से 4.7। ठीक है, और इसके कुछ पार्ट्स देखे जाएं यूनाइटेड स्टेट्स के या फिर ईस्ट देखा जाए लॉस एंजल्स का, जो पीएच थी प्रेसिपिटेशन की वो थी 2.3। ठीक है जी। उसके बाद ये जो पीएच थी, इतनी कम पीएच, ये लेमन जूस की पीएच के इक्विवेलेंट थी, मतलब हाईली एसिडिक। उसके अलावा एक एजेंसी है यूएस EPA, ये जो एजेंसी है यूएस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, इसने एस्टिमेट किया कि जो कोल बर्निंग पावर प्लांट्स हैं वो रिलीज़ करते हैं अबाउट 66% ऑफ SO2 एंड 25% ऑफ NOx, मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। ठीक है, और इन्हीं की वजह से जो एसिड की डेपोजिशन होती है। एसिडिक इमिशंस जो थी ये इंडस्ट्रियल एरिया से हो रही है, वेस्टर्न यूरोप के, ईस्टर्न यूरोप के, और फिर ट्रांसपोर्ट हो रही है नॉर्वे में, स्विट्ज़रलैंड में, ऑस्ट्रिया में, स्वीडन में, नेदरलैंड्स में और फिनलैंड में। अब इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ये जो गैसेस हैं ये कन्वर्ट हो जाती हैं एसिड्स के अंदर, और इनकी वजह से जो एसिड की फॉर्मेशन होती है। अब देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन ये किस तरह से होती है। अब एसिडिक जो सब्सटेंसेस हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है, वो रहते हैं 2 to 14 डेज। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है उनकी प्रिवेलिंग विंड्स के ऊपर, प्रेसिपिटेशन के ऊपर और दूसरे वेदर पैटर्न्स के ऊपर। प्रेसिपिटेशन को देखा जाए कि प्रेसिपिटेशन क्या है। वाटर जब भी अर्थ के ऊपर फॉल करेगा या फिर लिक्विड की फॉर्म में या फिर सॉलिड की फॉर्म में, तो उसको हम कहेंगे ये प्रेसिपिटेशन है। प्रेसिपिटेशन होता है कि जमा हो जाना किसी भी चीज़ का। प्रेसिपिटेशन अब डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर हो सकती है, रेन रेन की फॉर्म में, ड्रिजल की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में, हेल की फॉर्म में। ठीक है, और इसकी दूसरी मॉडिफिकेशंस भी हो सकती हैं।
एसिड डेपोजिशन की बात की जाए, एसिड डेपोजिशन क्या होती है, उसका मतलब होता है वो प्रोसेस जो कि एसिडिक सब्सटेंसेस को प्रेसिपिटेशन के साथ मिला के और दूसरे पार्टिकल्स के साथ मिलाकर नीचे ला रहा है। अब इसमें दो तरह की डेपोजिशन होती है, एक होती है वेट डेपोजिशन और दूसरी होती है ड्राई डेपोजिशन। ड्राई डेपोजिशन के अंदर जो एसिड एसिडिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो ग्रेविटेशनल सेटलिंग या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ पार्टिकल्स की वजह से होती है सरफेस के ऊपर जिनके साथ उनका कांटेक्ट होता है। दूसरे वर्ड में जो वेट डेपोजिशन है उसकी उसका मतलब है कि इनके अंदर लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे, मेनली वाटर वाटर के पार्टिकल्स, वाटर बेस्ड पार्टिकल्स होंगे, या फिर लिक्विड फॉर्म में या फिर सॉलिड फॉर्म में, जो कि अर्थ की सरफेस के ऊपर बनते हैं। अब जो ड्राई स्पीशीज की प्रेसिपिटेशन है उनके अंदर आ जाती है गैसेस जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और सॉलिड एसिडिक पार्टिकल जैसे कि सल्फेट्स, नाइट्रेट्स। ठीक है, इस तरह की प्रेसिपिटेशन को कहते हैं, ये है ड्राई प्रेसिपिटेशन। लेकिन जो वेट डेपोजिशन है जिसमें एसिड्स बनने हैं या जिसमें लिक्विड होने हैं वो ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद फॉर्मेशन है नाइट्रिक एसिड की और सल्फर डाइऑक्साइड की। डिफरेंट रिएक्शंस अब होंगे। सबसे पहले डे टाइम के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड जो है उसकी ऑक्सीडेशन होगी बाय ओजोन, ये कन्वर्ट होगा NO2 में और फिर O2 में। फिर उसके बाद यहाँ से जो NO2 आएगा, ठीक है, उसकी वजह से नाइट्रोजन का ऑक्साइड और ऑक्सीजन बनेगा। इस तरह से डिफरेंट रिएक्शंस होंगे, ठीक है, डिफरेंट रिएक्शंस होंगे। और मेनली एंड पे जो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनना है वो होना चाहिए हमारे पास नाइट्रिक एसिड का। अब ये जो गैसेस रिलीज हो रही हैं वहाँ से हमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं वो मिलेंगे। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो जब एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होगी, ठीक है, वाटर के साथ सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन हुआ तो हमारे पास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ये जो है बन जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि इम्पैक्ट्स क्या हैं एसिड रेन के। सबसे पहले इम्पैक्ट्स देखते हैं एनिमल्स के ऊपर, इनके इम्पैक्ट्स क्या हैं। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो लो पीएच के अंदर सरवाइव नहीं कर सकते, स्पेशली जब पीएच लोअर देन 4 हो। कुछ स्पीशीज होती हैं फिश की, जैसे कि सैल्मन फिश है, ठीक है, वो डाई डाई कर जाती है जब पीएच जो है वो 5.5 से नीचे आती है। जनरली अगर जो पीएच है लेस देन 6 हो तो उसकी वजह से काफ़ी जो स्पीशीज हैं वो ससेप्टेबल होती हैं, ठीक है, जैसे कि एल्गी हो गया, जू प्लांक्टन, ये सारे, क्योंकि उनके पास जो रेजिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाती है। अब जो जू प्लांक्टन है उनके अंदर रिडक्शन आ जाती है और जो बॉटम फाना है, फाना मीन्स एनिमल्स, वो भी अल्टीमेटली अफेक्ट होंगे। उनकी जो फूड अवेलेबिलिटी है वो भी कम होगी और जो फिश की पॉपुलेशन है वो भी अल्टीमेटली कम हो जाएगी। उसके बाद इम्पैक्ट्स देखते हैं प्लांट्स के ऊपर। अब एसिडिक वाटर जो है वो कोरोसिव होता है और डेंजरस होता है प्लांट्स के लिए। ये क्या करता है, लीफ के पिगमेंट्स की डिसकलरेशन कर देता है, मतलब लीफ का जो ग्रीन कलर है उसको चेंज कर देगा। उसके अलावा जो क्लोरोफिल है उसकी जो अवेलेबिलिटी है उसको भी कम कर देगा, जैसे कि येलोइंग स्टार्ट हो जाएगी, उसकी वजह से डिक्रीज हो जाएगा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के अंदर। कुछ जो प्लांट्स है वो जैसे कि नॉन वुडी प्लांट्स जिसके अंदर अल्फाल्फा, बार्ले, कॉटन, लेटस और स्पिनिच वगैरह आते हैं, ये ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं एसिड रेन डैमेज के। इसी तरह जो ट्रीज़ हैं एप्पल, पेयर, पाइन ट्रीज़, ठीक है, ये भी ज़्यादा वल्नरेबल ट्री स्पीशीज़ है। अब उसके बाद थर्ड जो इम्पैक्ट है केमिकल इम्बैलेंस।
नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होती हैं प्लांट की या ऑर्गेनिज्म की, उनको फेवर करता है एक बैलेंस इकोसिस्टम, और इनके दरमियान एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करनी चाहिए बिटवीन अवेलेबल एंड नॉन अवेलेबल फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट। अब ये जो बैलेंस है among the chemical forms of an element and along the various elements present in different compartments of ecosystem, एसिडिक रेनफॉल जो है वो अपसेट कर सकता है केमिकल बैलेंस को। अब ये जो एसिड रेन वाटर है ये फ्लश करता है एटमॉस्फेयर को और डिज़ोल्व कर देता है कुछ मेटालिक एयर पोल्यूटेंट्स को, जिसकी वजह से जो टॉक्सिक एक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है और इसके ड्रास्टिक इफेक्ट्स होते हैं, और ये क्या करता है एक सीरियस थ्रेट प्रोवाइड कर देता है प्लांट को भी और एनिमल लाइफ को भी। इसकी वजह से जो इंटीग्रिटी है न्यूट्रिएंट फॉर्म्स की वेरियस इन्वायरमेंटल कंपार्टमेंट से वो भी चेंज हो जाती है, अल्टर हो जाती है। उसके बाद लास्ट पे इसका जो इम्पैक्ट है मटेरियल्स के ऊपर है। मेटालिक सरफेसेस जब एसिड रेन से एक्सपोज होती हैं तो उनके क्रोजन का डैमेज हो जाता है। अलावा जो एसिड बन रहे हैं जैसे कि ब्लू आयरन सल्फेट है या फिर ग्रीन कॉपर सल्फेट है, जिसकी वजह से जो कॉपर है और जो एल्यूमिनियम के सरफेसेस हैं वो भी ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं स्पेशली उनके ऊपर वीकेंड रिएक्शंस होते हैं एसिडिक वाटर के, ठीक है, उसकी जो पीएच है वो भी एसिडिक हो जाती है। जो वाटर इंसॉल्युबल कार्बोनेट्स हैं उसकी वजह से वाटर सॉल्युबल सल्फेट्स बनते हैं जो कि ईजिली रिमूव हो जाते हैं बिल्डिंग के स्ट्रक्चर से और उनका जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब कर देते हैं। ये था जी हमारा आज का लेक्चर।